बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो है तीसरी वीडियो है। नाइन्थ क्लास का पेपर है। 2023, साल 2023 है, ग्रुप 1 में। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो ये देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या थे, आंसर क्या थे, हम इनको जरा सिलेक्ट करते हैं। तैयारी करना चाहिए जो है। ज़्यादा फोकस बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इन पेपर्स पर फोकस नहीं करते। और यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, ये जो टिप्स सॉल्व अप टू डेट पेपर्स हैं, रियली दे आर वंडरफुल वंडरफुल थिंग दैट आई हैव। पेपरों की तैयारी करने के लिए बेहतरीन है। आप इनके 8-10 साल के पेपर लें और रोज़ाना एक पेपर करें, तो आप बड़े आराम से, सिर्फ इसी एक छोटी सी बुक की मदद से आप आराम से ये पेपर जो हैं वो कर सकते हैं। ताहम इसमें एक क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं। मैं इस पे कमेंट्री करूंगा कि कौन सा आंसर क्यों ठीक है। ठीक है। और आंसर कई जगह पे बात का ये होता है कि आंसर डिटेल्ड आंसर होता है, तो किस हद तक उसको शार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक वीडियो मुफीद वीडियो आपके लिए साबित होगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये पेपर, ये है मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर के 19 हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है 20 मिनट्स हैं। ये इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। तो इंस्ट्रक्शंस ये हैं, नोट 4 possible आंसर्स A, B, C and D to each question are given। हर सवाल के 4 जवाब दिए हुए हैं, A, B, C, D। दी चॉइस विच यू थिंक इज करेक्ट, और वो आंसर जो आपको ठीक लगता है। फिल दैट सर्कल इन फ्रंट ऑफ दैट क्वेश्चन विद मार्कर और पेन इंक इन द आंसर बुक। तो ये क्वेश्चन बुक है। आपको एक आंसर बुक भी दी जाएगी, जिसमें हो सकता है इसके साथ ही अटैच हो, जिस पे नंबर लगे होंगे 1 2 3 4 5 19 नंबर होंगे, और उनके सामने ऑप्शन A, B, C, D 4 दायरे होंगे, और हर दायरे में A, B, C, D वगैरह लिखा होगा कि एक दायरे में A, एक दायरे में B, एक दायरे में C, एक दायरे में D। तो जो आपने यहाँ पे करेक्ट निशान लगाना है, आपने फॉर एग्जांपल 1 का आंसर A है, तो आपने A को सर्कल को जो है वो मार्कर से या पेन की इंक से उसको भर देना है, फिल कर देना है। आगे कटिंग और फिलिंग 2 or more सर्कल्स। अगर आपने एक से आपने 2 या इससे ज़्यादा सर्कल को आपने फिल कर दिया या फिल करके काट दिया, तो इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। विल रिजल्ट इन 0 मार्क इन दैट क्वेश्चन। मतलब है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको उस क्वेश्चन में 0 मार्क्स होंगे, यानी आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे या मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। लिखा हुआ है जी, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। तो जो ठीक आंसर है वो आप लिखें और बबल शीट को फिल कर दें। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है डेली जो काम रोजाना होता है वो मैं उसको कहता हूँ कि वो सेंटेंस S+1 टाइप होता है, यानी सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म होती है। तो इसका मतलब है कि आपने इज एम आर इस्तेमाल नहीं करना और आपने पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है। तो ये इस तरह के सेंटेंस S+1 टाइप सेंटेंसेस होते हैं। और ग्रामर में इनको जो ऐसे स्कूल में पढ़ाया जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। मैं इस तरह से याद नहीं रखता, मेरे लिए आसान है S+1। तो सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म लगा दें, तो ये ऐसे सेंटेंस बनेंगे जो रोजमर्रा रूटीन को ज़ाहिर करते हैं। तो एक काम जो डेली होता है उसके लिए S+1 यूज होगा, यानी यू टेक ए बाथ डेली, आप रोजाना एक नहाते हैं। पुरानी बात हो, यू टुक बाथ डेली, आप रोजाना नहाते थे। ये किसी हद तक ठीक हो सकता था, लेकिन ये बेटर है, ये ज्यादा अच्छा है। यू के साथ टेक्स नहीं आता। सिंगुलर के साथ जब पहली फॉर्म यूज करते हैं तो उसके साथ SES लग जाता है, लेकिन शर्त यह है कि सिंगुलर आई और यू नहीं होना चाहिए। तो ये सिंगुलर यू आ गया है, इसलिए इसके साथ जब पहली फॉर्म यूज करेंगे तो एस नहीं लगाएंगे। तो यू टेकन हो S+1 होता है, S+2 होता है, S+3 नहीं होता। यानी
यू के फौरन बाद तीसरी फॉर्म नहीं आ सकती, ये सेंटेंस होता ही नहीं, गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये किसी हाफ गलत है, ये कम है, लेकिन दिस इज द बेस्ट चॉइस। इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दी हैन इज डैश एक्स। इज आ गया, काम करने वाला मौजूद है तो आप इंक फॉर्म यूज करेंगे। 7 अल्फाज हैं, इज एम आर वर्स पर बी बिन। काम करने वाला हो तो इनके साथ इंक फॉर्म यूज करें। तो इसके साथ पहली फॉर्म तो कभी भी नहीं आती, ये गलत है। ये भी पहली फॉर्म है, ऐसा लगा हुआ है, कोई बात नहीं, तो ये भी गलत हो गया। एज के बाद तीसरी फॉर्म तब आती है अगर काम करने वाला ना हो। इसके बाद इज एम आर पर बी पर बी बिन, इनके बाद दो ऑप्शन होते हैं, काम इंक फॉर्म या थर्ड फॉर्म। काम करने वाला मौजूद है तो इंक फॉर्म, ये इसीलिए ठीक है। और ये काम ये अगर सेंटेंस एग से स्टार्ट हो रहा होता, क्योंकि वो बेजान काम करने वाले नहीं होते हैं, तो फिर आप इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म यूज वैसे वैसे में यूज होती है। तो यहाँ तो काम करने वाला मौजूद है, एक्टिव वॉइस है, लिहाजा आप इंक फॉर्म यूज करें। ज्यादातर इंक फॉर्म यूज होती है, इज एम आर बार बेबिन, इनके साथ इंक फॉर्म यूज होती है। आगे चलते हैं, नंबर 3। आई डैश ए कैमरा यस्टरडे। कल जो काम हुआ है उसके लिए S+2 का यूज होता है, ठीक है। तो विल तो यस्टरडे तो पुरानी बात है। आई बाई ये तो S+1 प्रेजेंट में यूज होता है, पास्ट में नहीं होता। आई हैज तो प्रेजेंट की निशानी है, ठीक है। तो प्रेजेंट की निशानी मैं बता दूं, इज एम आर हैज हैव S+1 कैन। तो ये सारी ये नहीं, ये प्रेजेंट की निशानियाँ यूज नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट की निशानियाँ यूज नहीं होगा। ये फ्यूचर की निशानियाँ इसलिए यूज नहीं होगा, फ्यूचर की दो ही निशानी होती हैं, विल शैल। ये सेंटेंस में विल शैल आ जाता है वो फ्यूचर होता है। तो भाई एक ही ऑप्शन रह जाती है, बॉट S+2, तो ये ठीक है। आई बॉट ए कैमरा यस्टरडे। आगे शी डैश बिफोर द पार्टी बिगैन। अब पार्टी बिगैन, पार्टी शुरू हुई, ये भी पास्ट है। तो इसके बाद है, अगर माजी में दो काम हुए हैं, जो पहला हुआ है उसके साथ हैड लगाएगा, लगे हैड वाला दुरुस्त होगा है, तो ये जो हैड लेफ्ट, ये दुरुस्त है। शी हैड लेफ्ट, ये बिफोर आया है तो इसलिए पहले जो काम हुआ है उसके साथ हैड लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, शी हैड लेफ्ट, ये इसलिए ठीक हो गया। अब शी लिविंग होता नहीं, शी के फौरन बाद इंक फॉर्म नहीं आ सकती, ये गलत हो गया। और शी लीव वैसे ही नहीं होता, शी की अगर यहाँ पे शी के फौरन बाद पहली फॉर्म आएगी तो एस लगना चाहिए, ये तो लिविंग है। तो अगर शी के साथ पहली फॉर्म आती है तो S+1 होगा, तो पास्ट में तो S+1 यूज नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। शी लेफ्ट, ये बिफोर, ठीक है, यानी पार्टी शुरू होने से पहले जो काम हुआ है उसके साथ हेड लगेगा, क्योंकि ये दोनों काम बेवक्त नहीं हुए हैं। तो अगर मादी में दो काम हो गए हों, जो पहला होता है उसके साथ हेड लगता है और थर्ड फॉर्म होती है, तो लिहाजा ये वाला दुरुस्त है। नंबर 5 है जी। अच्छा, मेरा इनको एक्सप्लेन करने का तरीका रवायती नहीं है, जो कि बहुत ही मुश्किल बना के बात करते हैं। मैं ज़रा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, जो आसानी से समझ आने वाली बात है। दे डैश देयर वर्क बाय टुमारो। कल तक वो अपना काम खत्म कर लेंगे, ठीक है। टुमारो वैसे फ्यूचर है, तो विल वाला सही है। फ्यूचर की मैंने आपको बताया दो निशानियां होता है, विल और शैल। तो विल और शैल यही वाला है, एक ही है, ये ठीक हो जाएगा। आगे दे कंप्लीट, ये रोजमर्रा का काम हो तब यूज करते हैं, दे कंप्लीटिंग हो ही नहीं सकता, सब्जेक्ट के फौरन बाद इंक फॉर्म नहीं आ सकती। तो दे कंप्लीट्स वैसे नहीं होता, क्योंकि दे के साथ जब पहली फॉर्म आएगी, दे चूंकि प्लूरल है, ज्यादा है, इसलिए। तो सब्जेक्ट के साथ जब पहली फॉर्म यूज करते हैं तो एस नहीं लगाते अगर ज्यादा बंदे हों। तो भाई ये टुमारो आने वाले वक्त की बात है, तो विल शैल यही एक निशानी है, ये करेक्ट है और इसी को यूज करें। आगे आके जी स्पेलिंग, आप जो सही वाले स्पेलिंग है उन्हीं को फोकस करें, गलत स्पेलिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो PROCLAIM मैं रिकमेंड करता हूँ। ये चूंकि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर जो है आपने टिक ही करना है, लेकिन जो सही आंसर है अगर आप उसको लिख लें प्रैक्टिस के लिए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो प्रोक्लेम, प्रोक्लेम, PRO, PRO CLAIM, क्लेम।
आगे है जी नेटिव। नेटिव, NATIVE, नेटिव। और उसके बाद है जी ईगर। EAGER, ईगर। ठीक है। और पेरिलस, PERILOUS, पेरिलस। ठीक है। तो अगर आप ठीक स्पेलिंग आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी गलत स्पेलिंग जब पढ़ेंगे तो ठीक वाले ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो आप उसको टिक कर लें। तो आप यहाँ पे इसमें गलत आंसर लिखने पढ़ने की बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा गलती ना करें। आगे आगे जी वर्ड मीनिंग होते हैं इसमें ज्यादा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स एंड फिल अप द बबल शीट। चलिए इसका क्या मतलब, इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म करना, रिमूव का मतलब होता है खत्म करना। राइप होता है पका हुआ होना, तो राइप मैच्योर यानी तजर्बाकार, वो पका हुआ ही होता है। गली, गली खुशी की हालत होती है, हैप्पीनेस। ठीक है। इंटीरियर अंदरूनी, तो इसका इनसाइड, ये ठीक हो गया। इमेंस होता है बहुत बड़ा, तो ये ह्यूज, ह्यूज का मतलब भी बहुत बड़ा होता है। उसके बाद आ गया जी ये आई थिंक ग्रामर का हिस्सा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। अच्छा ये है शी फेस्ड एवरी कैलेमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस। पेशेंस क्या चीज़ है भाई? द अंडरलाइंड वर्ड इज एंड कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है? यानी जो किसी खूबी को जाहिर करता है। सबर। ठीक है। तो अ, इसको हम छू नहीं सकते, ये नॉन मटेरियल होता है। इसको जो है छूना मुमकिन नहीं है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ये बहुत से ऐसे और भी अल्फाज हो सकते हैं, इंटेलिजेंस। ठीक है। और हेल्प, तो ये ऐसे नाउन हैं जो कि छुए नहीं जा सकते। पॉवर्टी, इस तरह से पेशेंस है, सबर, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाउ हॉट इज द डे, ये किस तरह का सेंटेंस? इज एन सेंटेंस टाइप है। तो जिस सेंटेंस के आखिर में ये आ जाए अलिफ के नीचे डॉट। ठीक है। तो ये जो है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। उसके बाद ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। ठीक है। कुकिंग से पहले यही फॉर्म है, इससे पहले अगर तो ये एक्शन वर्ड यूज हो, ठीक है, तो फिर जो है इससे पहले इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन होना चाहिए। मस्ट है। अगर ये बगैर इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन के हो तो फिर जो है इसको जिरंड कहते हैं। ठीक है। और ये इज अंडरलाइंड वर्ड इज ए जिरंड। ठीक है। इन्फिनेटिव टू कुक जो है उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। आगे ही जब आएंगे तो मैं तब बताऊंगा, मुझे खुद भी श्योर नहीं है। हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल आई एम नॉट श्योर। तो तीसरी फॉर्म अगर हो हेल्पिंग वर्ब के बगैर तो वो तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। और इंग फॉर्म अगर हेल्पिंग वर्ब के बगैर हो तो वो जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो यहाँ पे जो है ये कुकिंग, ये जीरेंड है। अच्छा जिसके बाद है द डॉग सैट डैश हिज मास्टर। यूज प्रॉपर प्रपोजिशन, प्रपोजिशन मास्टर के साथ ही बैठा हुआ था, तो बी साइड। ठीक है। अलॉन्ग होता है साथ साथ, अक्रॉस होता है दूसरी तरफ, ओवर होता है बिल्कुल ऊपर लेकिन रखा हुआ ना हो। ठीक है। जैसे पंखा होता है ओवर, या क्लाउड होते हैं ओवर। तो ये बिसाइड जो है ये बिल्कुल साथ, करीब यानी बैठा हुआ था। आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। द अंडरलाइंड क्लास इज एन एडवर्ब क्लास ऑफ, ये भी देख ले रीजन है कि मैं क्योंकि उसको ये एक्सप्लेन करता है। मैं खुश हूँ कि तुमने इसे पसंद किया, ये रीजन है। तो ये क्लास ऑफ रीजन है। इसको उसने टिक किया हुआ। प्लेस तो यह है नहीं। ठीक है। टाइम भी नहीं है, कंडीशन भी नहीं है।
और ये रीजन ये। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव तो हो गया, सब्जेक्टिव वाले पर्सन में चलते हैं। क्लास 9, ईयर 2023, ग्रुप 1, सब्जेक्टिव टाइप। तो कंपलसरी इंग्लिश है और पेपर 1 है, और टाइम दिया 2 आवर 10 मिनट्स है। मैक्सिमम मार्क्स 56 हैं। और सेक्शन 1 आप देखते हैं जी। पहले जो हमने 19 जो किए हैं वो क्वेश्चन 1 के आगे 19 सब डिविजन थी, ठीक है। यूँ समझें कि 19 जो क्या कहेंगे उसको, डिफिकल्टीज, जो वो हमारे साथ टास्क 19 टास्क जो हैं वो हमें दिए गए थे। तो क्वेश्चन 1 के 19 टास्क थे। अब क्वेश्चन 2 के देखते हैं। टोटल 8 टास्क हैं, 8 क्वेश्चन हैं, इनमें से 5 करने हैं। तो आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो व्हाट वाज द फर्स्ट रिवलेशन, पहली रिवलेशन क्या थी? ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है। तो रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन, आदमी को पैदा किया। फ्रॉम ए क्लॉथ ऑफ कंसील्ड ब्लड, जमे हुए खून के लोथड़े से। रीड, पढ़ो। एंड थाई लॉर्ड इज मोस्ट पावरफुल, तुम्हारा रब जो है वो बहुत मेहरबान है। हु टॉट, जिसने सिखाया। द यूज ऑफ द पेन, पेन का इस्तेमाल। टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, आदमी को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। What are the qualities of a patriot? पैट्रियट की क्या खूबियाँ होती हैं? वो वतन के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। A patriot loves his country, एक बात ये है, with devotion. He lays down his life, अपनी जान कुर्बान कर देता है, for his homeland, अपने वतन के लिए। He is selfless, वो बेगर्ज होता है, and sincere, और मुखलिस होता है, to his country, अपने वतन के लिए। He works hard for its progress and prosperity, और पैट्रियट जो है मुहिब्बे वतन जो होता है वो अपने वतन की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करता है। What happens when a media is allowed to play its role unchecked? क्या होता है अगर मीडिया को इजाजत देती जाए अपनी मर्जी करने की, ठीक है, अगर उनको उस पर कोई रोक टोक ना हो। If media is allowed to play its role unchecked, अगर मीडिया को काम करने दिया जाए बगैर उसके किसी रुकावट के, इट में स्प्रेड फॉल्स न्यूज, तो मीडिया जो है गलत खबरें फैला सकता है। इट में एक्सेजरेट अ सिचुएशन, या एक किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर सकता है। टू क्रिएट थ्रिल, ताकि कुछ हैजान पैदा हो। इट में ओवरथ्रो ए गवर्नमेंट, इसकी इन काबशों की वजह से एक चलती हुई हुकूमत को खतरा हो सकता है, हुकूमत उल्टी जा सकती है। थ्रू इट्स फॉल्स प्रोपेगेंडा, इसकी गलत खबरों की वजह से। देयरफॉर, लिहाजा, इट मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनचेक्ड, मीडिया को कभी भी बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए। हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, हम एक मजबूत ताकतवर कौम कैसे बन सकते हैं? So we can become a strong nation by remembering Quiet's advice to the youth. हम जो हैं कायदे आज़म की जो नसीहत है जो उन्होंने नौजवानों को की थी, उसको ध्यान में रख के रखें, उस पर अमल करें, तो हम एक मजबूत कौम बन सकते हैं। और वो नसीहत क्या थी? इट इज़ नाउ अप टू यू, ये अब तुम पर है। टू वर्क, वर्क एंड वर्क, कि तुम काम करो, काम करो और काम करो। एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, अगर ऐसा होता है तो हम यानी पाकिस्तानी बतौर कौम यकीनन कामयाब होंगे। Why did the nurse ask Hira's sister to come and talk to her? हीरा ने नर्स ने हीरा की सिस्टर को क्यों कहा कि वो आए और उससे बात करे? The nurse asked Hira's sister to come and talk to her. नर्स ने हीरा की सिस्टर को कहा कि उसके करीब आए और उससे बातें करें। टू हर सिवियरली इंजर्ड सिस्टर, अपनी इंतहाई शदीद जख्मी जो उसकी बैंड से बातें करें, सो दैट, ताकि हर वॉइस माइट एक्टिवेट,
हो सकता था कि उसकी आवाज से जो है हर सिस्टर्स लाइफलेस न्यूरॉन्स एंड ब्रेन, हो सकता है उसकी जो सिस्टर थी, यानी हीरा की जो पेशेंट थी, उसका जो असाब जो थे, जो तकरीबन डेड हो चुके थे, तो हो सकता था उसका दिमाग, उसके असाब मुतहर्रक हो जाए, काम करना शुरू कर दें, क्योंकि जानी पहचानी आवाज को कोई बेहोशी की हालत में भी रेस्पॉन्स कर लेते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन? ड्रग एडिक्शन के क्या बुरे असरात हैं? द बुरे असरात हैं, द परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। ये नशे के बड़े बुरे तरीन असरात हैं। What is noise? Why is noise dangerous for human health? शोर जो है वो इंसानी सेहत के लिए क्यों बुरा है? Noise pollution can cause aggression. Noise pollution से एग्रेशन पैदा होता है, यानी क्या कहते हैं उसको, तशद्दुद अमीज रवैया पैदा होता है। हाइपरटेंशन, गुस्सा आता है। स्ट्रेस, परेशानी होती है। हियरिंग लॉस, कान खराब होते हैं। रेस्टलेसनेस, बेचैनी होती है। डिप्रेशन, मायूसी होती है। एंड स्लीपलेसनेस, और रातों को जागने की बीमारी रहती है, इंसान सो नहीं सकता है, इंसान बेनींद हो जाता है। दैट इज वाई, ये वजह है, इट इज डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, यही वजह है कि नॉइज पोल्यूशन इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज हजरत अबू कुहाफा रदी अल्लाह अन्हु वरीड? वाई वाज हजरत अबू कुहाफा वरीड? वो हजरत अबू कुहाफा जो है वो क्यों परेशान थे? तो जवाब है, हजरत अबू कुहाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु वाज वरीड। हजरत अबू कुहाफा जो है इस वजह से परेशान थे, अबाउट हिज वेल्थ, और पैसे के बारे में परेशान थे। ही वॉज थिंकिंग, उनका ख्याल था, वो सोचते थे, दैट हिज सन अबू बकर, कि उनका बेटा अबू बकर जो था रजी अल्लाह ताला अन्हो, हैड माइग्रेटेड विद हिज वेल्थ, के हजरत अबू बकर उनके सारे पैसे ले गए थे, लीविंग हिम एंड हिज चिल्ड्रन इन सैड plight, और वो उसको, यानी अपने बाप को और बच्चों को परेशानी में छोड़ गए थे। आगे है जी, ट्रांसलेट एनी टू फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू, को इसे दो को आपने उर्दू में ट्रांसलेट करें, 4 4 मार्क्स हैं इसके। तो पहला जो है, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, ये कहना गलत ना होगा, दैट मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन। मीडिया जो है हर चीज पर नजर रखता है। ये कहना गलत ना होगा कि मीडिया हर चीज पर नजर रखता है, एक ऐसा इदारा है जो हर चीज पर नजर रखता है। दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे के हर तबके पर, हर चीज पर नजर रखता है। थ्रू डिबेट्स, तकरीरों के जरिए, रिपोर्ट्स के जरिए, एंड टॉक शोज के जरिए, इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल, ये हर एक को जवाबदेह बनाता है, एंड अकाउंटेबल, और जिम्मेदार बनाता है। यानी अगर कोई काम खराब हो जाए तो मीडिया जो है उससे उसको टीवी पे बुला के उससे सवाल जवाब करते हैं। उसके बाद है जी, कायद आजम was a man of strong faith and belief। कायद आजम अपने ईमान में, अपने यकीन में बहुत पक्के थे। he firmly believed, उनका उनका पक्का ईमान था, that the new emerging state, यानी उनका पक्का यकीन था कि नई उभरने वाली जो रियासत थी, यानी पाकिस्तान, और पाकिस्तान बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, जो इस्लामी असूल पर बनी थी, वुड रिफॉर्म द सोसाइटी, मुआशरे को बेहतर कर देगी एज अ होल, मजमूई तौर पर, यानी जो नई रियासत थी वो लोगों के मुआशरे को एक बड़ी अच्छी तब्दीली साबित होगी उनके लिए। कायद आजम ने कहा, इस्लाम इज ए कंप्लीट कोड, इस्लाम एक मुकम्मल जो है वो ज़ाब्ता है, रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, जो पूरी इस्लामी मुआशरे को कंट्रोल करती है।
नॉइज पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट। शोर जो है बेचैनी की सबसे बड़ी वजह है। स्ट्रेस, ज़हनी दबाव की, एंड नोइसेंस और परेशानी की। इन पाकिस्तान में, इन अर्बन एरियाज शहरी इलाकों में, एंड बिग सिटीज और बड़े शहरों में नॉइज पोल्यूशन हैज रीच्ड। तो शोर की आलूदगी वो पहुंच गई है टू ए डेंजर लेवल, खतरनाक हद तक। द लेवल ऑफ नॉइज इन लाहौर, लाहौर में शोर का जो लेवल है हैज रीच्ड 91 डेसिबल्स। वो 91 तक पहुंच गया है। वेयर एज मैक्सिमम ऑफ 75 डेसिबल्स इज एक्सेप्टेबल। जबकि ज्यादा से ज्यादा इसकी हद जो है वो 75 डेसिबल है। आगे जी सजमा, ये कहना गलत, पहले बकाया ये कहना गलत ना होगा कि मीडिया सबसे ज्यादा चौकन्नादारा है, जो मुआशरे के हर पहलू पर नजर रखता है। आपने उर्दू लिखते वक्त अपनी उर्दू ठीक रखनी है। ये मुबाहिसों, रिपोर्टों, टॉक शोज के जरिए हर एक को जवाबदेह और काबिल काबिल बाज पुरस बनाता है, क्योंकि ये जो है अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ऑफ कोर्स बहुत से 10वीं क्लास के स्टूडेंट इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये राइटर हैं, पुख्ता लोग हैं, इनकी उर्दू बड़ी अच्छी है। इन्होंने एमए उर्दू किया हुआ होगा जो इस तरह के ट्रांसलेशन करते हैं। तो आम 10वीं का स्टूडेंट जो है वो इस तरह की ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। अगर आप ना कर सकें तो कोई बात नहीं, आप सादा उर्दू में जैसे कि मैंने अभी आपके सामने ट्रांसलेशन की है इसी तरह से आप कर सकते हैं। कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। बस उसके मीनिंग नहीं चेंज होने चाहिए। अल्फाज अगर किसी एक दो अल्फाज के मीनिंग नहीं आते तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं, कोई बात। आप उनको पढ़ें तो जो आपको समझ आती है वो ठीक उर्दू में लिख दें। उसके बाद है जी, कायदे आज़म पुख्ता ईमान और एतकाद के हामिल इंसान था। ये ऐसी उर्दू जो है आपने आपसे होनी नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं। तो इसके कि कुछ बच्चे याद कर लेते हैं वो तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इसका कोई फायदा नहीं। आगे, री राइट एनी टू अबव पैराग्राफ्स इनटू सिंपल इंग्लिश। अगर आप उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं तो सादा इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन कर दें। और यहाँ पे सादा इंग्लिश में ट्रांसलेशन की हुई है। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है ये जो बुक है टिप्स नियर सॉल्व अप टू डेट पेपर्स में, ये तो स्टूडेंट के लिए मस्ट है। आपको ये बुक ले लेनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स, ऑनेस्ट नॉय इवनिंग का बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये नज़म बार बार आई है, कई दफ़ा आई है, तो इसकी समरी आपने यकीनन याद कर ली होगी। नहीं तो दो तीन नज़में हैं आप इनकी समरी, दो नज़में हैं आप इनकी समरी या डैफोडिल्स है और स्टॉपिंग बाय वुड्स, ऑनेस्ट नॉय इवनिंग। तो ये दो पोएम्स हैं, आप इनको याद कर लें। और उसके बाद हम चलते हैं जी इसका या फिर उन्होंने कहा कि ये रेफर टू द कंटेक्स्ट जो है ये बना दें। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स वाली कहानी मैंने पहले भी पिछले दो पेपरों में शायद बताई है। वो ये है कि राइटर पोएट जो होता है वो रात के वक्त, सर्दियों की रात है, अपने घोड़े पर बैठा बाहर जंगल में आया हुआ है। उसको पता है कि उसके जंगल का मालिक कौन है, गांव में ही रहता है। लेकिन जंगलों के मालिक को ये नहीं पता कि राइटर जो है रात के वक्त उसके जंगलों में घूम फिर रहा है। तो राइटर जो है, घोड़ा जो है वो परेशान है कि रात के उस पहर में वो आदमी जो है वहाँ पे शायद जो है क्यों बाहर घूम फिर रहा है। और उसको जो है, क्योंकि ये कोई ना तो मुनासिब टाइम है ना कोई मुनासिब जगह है कि इंसान जो है रात को, लेकिन वो जो है उसके साथ है। और राइटर का दिल करता है कि वहाँ ठहरे और उस खूबसूरती से वो लुत्फानंदोज हो, लेकिन वो आराम नहीं कर सकता। उसने अपना सफ़र जारी रखना है और लंबा तवील फासला तय करना है इससे पहले कि वो आराम करे। तो ये तो पोएम के जो है मीनिंग है, और इसके जो गहरी बातें जो हैं वो इसमें ये है। ये अलामती कोई शायद नहीं, हम बहुत सी चीज़ें अलामती तौर पर इस्तेमाल करते हैं। घोड़ा जो है वो बेसिकली वो हमारी इंसान की उम्र है, जो यहाँ पे इंसान उम्र के घोड़े पर बैठा हुआ है, ठीक है।
तो शायद जो है, जो ट्रेवलर है वो इंसान है। इंसान जो है उम्र के घोड़े पर बैठा हुआ है, और ना वो दिन देखता है ना वो रात देखता है, और वो चलता जाता है। और ना वो गर्मी देखता है ना सर्दी देखता है, वो उसने अपना सफर जारी रखा हुआ है। और अब आखिर में आराम जो है वो उसकी मौत है। मरने तक उसने अपनी ये स्ट्रगल जो है वो अपना ये सफर जारी रखना है, हर हाल में जारी रखना है। तो ये जो है इसकी गहरी बात है इस पोएम की। लेकिन जो सतही बात है वो यही है कि शायद जो है वो रात के वक्त घोड़े पर बैठा जंगलों में घूम रहा है, और घोड़ा हो गया परेशान है कि उसका मालिक है, बल्कि हैरान परेशान है कि वो क्यों जो है उस जंगल में घूम फिर रहा है। तो जंगल का हाल ये है, ठंडी हवा चल रही है, बर्फबारी हो रही है, और हर चीज सफेद सफेद है। तो ऐसी सूरत में राइट पोएट जो है वहां पे रुकना चाहता है, लेकिन वो रुक नहीं सकता, क्योंकि उसने तवील फासला तय करना है इससे पहले कि वो आराम करे। और या फिर उसको कहता है कि पैराफ्रेज के ये कर दें, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ये लिख दें। और ये कहा जाए भाई। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो है क्वेश्चन है, राइट डाउन समरी लिख दें, और या फिर जो है पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइन्स इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कंटेंट। ये लाइनें दी हुई हैं। तो आई wandered lonely as a cloud, ये जो है डैफोडिल से ये लाइनें ली गई हैं। These lines have been taken from the poem Daffodils, written by William Wordsworth। तो उसमें ये शुरू के पार्ट्स में ये ली गई हैं। शायद ये कहता है, आई wandered lonely as a cloud, बादल की तरह मैं आवारागर्दी कर रहा था। The cloud that floats on high over vales and dales, वादी के ऊपर और जो आवारा बादल फेरे होते हैं उसकी तरफ घूम आवारागर्दी कर रहा था, यानी बाहर घूम फिर रहा था। When all at once I saw a crowd, चूंकि शायद यह घूम फिर रहा था, अचानक ऐसा होता है कि उसके सामने एक खूबसूरत फूलों का मंजर आ जाता है, डैफोडिल्स का। A host of golden daffodils, तो ये गोल्ड कलर के, येलो कलर के डैफोडिल्स हैं। Beside the lake, beneath the trees, दरख्तों के नीचे उगे हुए थे, नदी किनारे उगे हुए थे। Flirting and dancing in the breeze, और ये फूल जो है लहलहा रहे थे, यानी डांस करते हुए मालूम होते थे जब हवा चलती थी। तो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, दीज लाइंस है इकट्ठे ही उसने कर दिया। तो आपने रेफरेंस लहदा रखना है, कंटेक्स्ट लहदा रखना है। तो रेफरेंस है, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ तक तो रेफरेंस हो गया। आगे कंटेक्स्ट है ये, ठीक है। द पोइट इज ए पोइट ऑफ नेचर, शायर को कुदरती मनाजर से बहुत मोहब्बत है, पसंद करता है। इज अ ट्रू विस्परर वर्शिपर ऑफ एन आर्डेंट लवर ऑफ नेचर, वो कुदरती मनाजर से दूसरों से बढ़ चढ़ के मोहब्बत करता है। He is of the view that nature has healthy, enduring, and a deep impact on human beings। उसका ये ख्याल है कि कुदरती मनाज़र हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा सेहतमंद जो है किरदार अदा, असरात हम पर सेहतमंद असरात जो है वो मुरतब करते हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि हमें टाइम निकाल के कुदरती मनाजर की सैर यानी ऐसी जगहों की सैर करनी चाहिए जहाँ पे जो नेचुरल एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे सब्जा हो, दरख्त हो। यानी घर की चारदीवारी से बाहर भी हमें निकलना चाहिए, शहरों की रौनक से भी बाहर निकलना चाहिए। तो कभी कभी पहाड़ी इलाकों में या ऐसे दूर दराज इलाकों में जहाँ पे नेचुरल सीनरीज हो, हमें उनकी सैर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसके हमारी जिंदगी पर बड़े अच्छे असरात होते हैं। He explains in the poem, नज़म में वो ये बताता है, that he was once wandering alone, एक दफ़ा वो अकेले घूम फिर रहा था। अच्छा, ये मुझे इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे मिस हो गई हैं कि ये जो लाइनें हैं ये नज़म के शुरू के हिस्से से ली गई हैं, ठीक है। These lines have been taken from the beginning of the poem। तो अलोन वे और लाइनों में अब जो है मुख्तसर समरी बतानी है, और वही होता है, वही कंटेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट वो हो गया, आगे एक्सप्लेनेशन आएगी।
When he saw a large number of daffodils, ये मुख्तसर समरी है, उसने अचानक से फूल देखे growing and dancing under trees and along the lake, नदी किनारे झील के किनारे के साथ साथ दरख्तों के नीचे ये फूल उगे हुए थे। They left a healthy effect on him, तो इन फूलों का जो मंजर था उसने उसके दिमाग पे अच्छा, मेमोरी पे, उसकी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब की। यानी शायद खुश हो गया तो सेहत अच्छे अच्छे असरात हैं इसके। Whenever he is alone, अब जब कभी वो उदास होता है, परेशान होता है, their sight comes into his mind, तो ये खूबसूरत मंजर उसके दिमाग में आता है, and gives him pleasure, उसको खुशी देता है। The stanza under discussion is the first one, हाँ ये उसने बता दिया यहाँ पे। ये जो है, जो लाइनें ली गई हैं, ये नज़म के शुरू से ली गई। Explanation है, the poet tells that once he was wandering like a cloud, एक दफा वो बादल की तरह वारागर्दी कर रहा था। बादल which floats over the valley and hills, वो बादल जो पहाड़ियों पर, वादियों पर ये है चला जा रहा होता है, घूम फिर रहा होता है। सडनली, अचानक, ही सा ए ह्यूज नंबर ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, उसने बहुत सारे लातादार डेफोडिल्स के फूल देखे। दे वर बिसाइड द लेक अंडर द ट्रीज, ये फूल ये हैं दरख्तों के नीचे, नदी किनारे, नदी कह रहा हूँ, झील के किनारे उगे हुए थे। दे वर मूविंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जब भी हवा चलती ये लहलहाते और यूं लगता डांस कर रहे हैं। इट वॉज अ प्लेजेंट साइट, ये बहुत ही खुशकुन यह मंजर था। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स इन योर सेंटेंसेस, तो ये अल्फाज दिए गए हैं। प्रोस्पेरिटी, खुशहाली होता है। मैड विद एंगर, गुस्से से पागल। इम्प्रेसिव, जिससे बहुत मुतासर इंसान होता है। और फॉल, अपरे, शिकार हो जाना। डेलीगेशन, वफद। पास थ्रू, गुजर जाना। और इन्वेजन, हमला, सस्पिशियस, मशकूक। प्रोस्पेरिटी, खुशहाली। वी शुड वर्क हार्ड फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। यहाँ पे फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी लिखा है, ये भी ठीक है। फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री, ये भी सही है। फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये भी ठीक है। हमें अपने वतन के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, इसकी खुशहाली के लिए, इसकी तरक्की के लिए। Mad with anger, गुस्से से पागल। फरहान became mad with anger, फरहान गुस्से से पागल हो गया। When he found his friend untrue, जब उसको पता चला उसका दोस्त झूठा था। Untrue, झूठा। Impressive, मुतासर कौन। Her reply was very impressive, उसका जवाब बहुत इम्प्रेसिव था, यानी सबको पसंद आया। Fall a prey, शिकार हो जाना। He fell a prey to HIV and died, वो एड्स की बीमारी का शिकार हो गया और मर गया। HIV एड्स की बीमारी के लिए यूज होता है। डेलीगेशन, वफद। आवर हेड मास्टर वेलकम द डेलीगेशन, हमारे हेड मास्टर ने जो उन लोगों का ग्रुप जो उनके पास है उनको वेलकम कहा, उनको अपने ऑफिस में खुश आमदीद कहा। पास थ्रू, गुजर जाना, यानी कामयाब हो जाना। वन हैज़ टू पास थ्रू मैनी डिफिकल्टीज, एक शख्स को बहुत सी मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। टू रीच हिज गोल, अपने मकसद को पाने के लिए, अपने मकसद तक पहुंचने के लिए। इन्वेजन, हमला। द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स पीपल अलर्ट, जो हमारे पास जो शौक होता है, जो हमारे अंदर जो जज्बा होता है, पेट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी का, मेक्स पीपल अलर्ट, लोगों को वो चौकन्ना कर देता है। इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, जब कोई गैर मुल्की हमला हो अपने वतन पर, कोई दूसरा मुल्क को अगर हमला करता है, तो ये पैट्रियटिज्म जो है ये अलर्ट हो जाते हैं, ये फौरन जो है चौकन्ने हो जाते हैं। और मैंने सस्पिशियस पढ़ा था, सस्पिशियस स्पेशियस था। स्पेशियस यानी ज्यादा जगह वाला, सस्पिशियस तो नहीं था यहाँ पे, नहीं स्पेशियस था, मैंने गलत पढ़ा था। तो
स्पेस होता है उनका जगह, स्पेशियस ज्यादा जगह वाला, यानी खुला। Almost all the guests were able to fit into this spacious living room. तकरीबन सारे ही मेहमान एक बड़े कमरे में पूरे आ गए, खुले कमरे में पूरे आ गए। अगर write a letter, question number 6. Write a letter to your brother about the importance of the study of science subject. अपने भाई को खत लिखें कि वो साइंस सब्जेक्ट रखे। अच्छा, ये क्वेश्चन के तीन हिस्से हैं, तीन में से चॉइस है आपकी, या आप लेटर लिख लें, या स्टोरी लिखें, या डायलॉग लिखें। तो मैं अक्सर रिकमेंड ये करता हूँ कि आप लेटर लिखें, क्योंकि इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्या उसको कहते हैं, फॉर्मेट जो होता है, उसके मुनासिब नंबर जो है आपको मिल जाते हैं, और ज़्यादा मार्क्स इसमें मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये जो है, सब पहले आपने होम एड्रेस लिखना है, या जब तारीख ले लें एक लाइन छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद माय डियर ब्रदर लिखें, यहाँ पे जगह छोड़ दें। तो एग्जामिनेशन हॉल, यानी जहाँ से आप खत लिख रहे हैं, सिटी, ABC शहर कोई भी हो सकता है, आपने अब शहर का नाम नहीं लिखना। और ये डेट है March 13, 2023, जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं उस दिन की डेट लिखनी है। पहले महीना लिखना है, फिर आगे डेट लिख देनी है, फिर आगे साल, इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आ जाता है माय डियर ब्रदर, यहाँ से थोड़ी सी एक लाइन छोड़ देनी है, जगह छोड़ देनी है, और ये सारे एक ही सीध में आने चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे एक वर्ड की जगह छोड़ देनी है, आई होप यू आर डूइंग वेल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि तुम अल्लाह की क्या कहेंगे इसको, अल्लाह की मेहरबानी से अच्छी, ये है, अच्छा कर रहे हो। यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल का ये भी मतलब हो सकता है कि आप अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। यू हैव नाउ बीन प्रमोटेड टू क्लास 9, अब आप 9 क्लास में आ गए हो। इट इज टाइम फॉर यू टू डिसाइड, अब वक्त है आपके लिए कि आप फैसला करें whether you would like to study humanities और साइंस सब्जेक्ट्स, कि आपने आर्ट्स रखनी है कि साइंस रखनी है। आई वुड लाइक यू टू टेक अप साइंस सब्जेक्ट्स, मैं तो ये पसंद करूंगा कि आप साइंस सब्जेक्ट रखो इंस्टेड ऑफ ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स के बजाय। The world has progressed very much in the field of science. दुनिया साइंस के मैदान में बहुत आगे निकल गई है, तरक्की कर गई है। स्टडी ऑफ साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस डेज, आजकल साइंस का मुतालिया बहुत अहम हो गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज मेड द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एडवांस्ड एंड डोमिनेटिंग। साइंस और टेक्नोलॉजी ने दूसरी कौमों को आगे, नेशंस दूसरी कौमों को आगे कर दिया है, एंड डोमिनेटिंग, और उन कौमों को गलबा करने वाली कर दिया है। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से कौमें आगे निकल गई हैं, और कौमें दूसरी कौमों से ताकतवर हो गई हैं। अप टू डेट नॉलेज ऑफ साइंस, यानी जदीद तरीन जो साइंस का इल्म है, एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का इज वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू कीप पेस विद द वर्ल्ड, अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया के साथ साथ चलें, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ साथ चलें, वी मस्ट टेक अप द स्टडी ऑफ साइंस अर्जेंटली, तो हमें फौरन जो है वो साइंस स्टडी करनी चाहिए। साइंस के मज़ामीन को पढ़ना चाहिए। आई विल अगेन एडवाइस यू, मैं दोबारा तुम्हें नसीहत करूंगा, टू स्टार्ट स्टडिंग साइंस सब्जेक्ट, कि आप साइंस के मज़ामीन पढ़ना शुरू कर दो, विदाउट फर्दर कंसिडरेशन, बगैर मजीद कोई सोच विचार किए। इट विल ब्रॉडन द होराइजन ऑफ चॉइस, इससे तुम्हें ज़्यादा जो है चॉइस मिलेंगी, दैट यू कैन मेक फॉर हायर स्टडीज, कि तुम आला तालीम हासिल कर सकोगे। यानी तुम्हें, अगर आप साइंस सब्जेक्ट स्टडी करते हैं तो आगे आपको आला तालीम हासिल करने के ज़्यादा मौके मिलेंगे। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल, सबको मेरा सलाम कहना, ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन छोड़ दें और इसके नीचे लिखें, या ये ठीक ही है, क्योंकि ये खत खत्म नहीं हुआ।
योर सिंसियरली, ये ठीक है। और नीचे एक्स वाई जेड वगैरह आ गया। तो ये जो है इस लेटर का फॉर्मेट है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जो है फॉलो करेंगे। और अगर आपको लेटर ना आता हो, अपने अपने पास से लिखना है, तो फिर डायलॉग लिखें। हेलो, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरह से आराम से वो स्टार्ट कर सकते हैं। स्टोरी अगर मुश्किल तरीन है, और जो इस लिहाज से मुश्किल है कि जिसमें नंबर हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो स्टोरी राइटिंग। लिखना तो हो सकता है आसान हो, लेकिन उससे स्टोरी लिख के ज्यादा से ज्यादा नंबर लेना वो बहुत मुश्किल होता है। या अब आप स्टोरी लिखते हैं तो समझ लें एक दो नंबर आपके कट गए शुरू में। अच्छा, जिसके बाद है आंसर सी पेपर 2022, ये किसका भाई? राइट ए डायलॉग, डायलॉग कहीं और उसने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, read the following passage carefully and answer the questions given at the end। सवाल पढ़ें और चलिए पैराग्राफ को पढ़ें और सवालों के जवाब दें। On a hot summer day, गर्मियों का दिन थे, गर्मियों के एक दिन, मौसम गर्मा के एक दिन, a fox felt very thirsty, एक लूमड़ को बड़ी भूख लगी हुई थी। हम लूमड़ी कहते हैं, फॉक्स जो है वो लूमड़ होता है अंग्रेजी में। He went about in search of water, वो इधर उधर घूमा फिरा पानी की तलाश में, but could not find water, कहीं उसको पानी ना मिला। At last he reached a well, आखिरकार एक कुएं तक पहुंचा, and peeped into it, और इसमें झांका। Unfortunately he slipped, बदकिस्मती से वो उसका पाँव फिसला, and fell into the well, और कुएं में गिर गया। A goat happened to pass by the well, इत्तेफाक से एक बकरी का कुएं के पास से गुजर हुआ। एंड लुक्ड इनटू इट, और उसने कुएं में झांका। व्हाट आर यू डूइंग देयर अंकल, चाचा तुम वहां क्या कर रहे हो? द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड, चालाक लोमड़ी ने जवाब दिया। डियर नीस, प्यारी भतीजी, आई एम एंजॉयिंग अ स्विम, मैं तो नहाने को एंजॉय कर रहा हूँ। डाउन हियर, यहाँ नीचे मैं तो नहा रहा, ठंडे ठंडे पानी से नहा रहा। इट इज़ वेरी प्लेजेंट, ये बहुत अच्छा है। कम डाउन एंड एंजॉय योरसेल्फ टू, आप भी आ जाओ, छलांग मारो और आप भी नहाओ और खुशियां मनाओ। द गोट वाज आल्सो थर्स्टी, बकरी को भी प्यास तो लगी थी। शी जंप्ड इनटू द वेल, उसने भी कुएं में छलांग लगा दी। तो लोमड़ जो है उसके ऊपर चढ़ के कुएं से बाहर निकल आया। अच्छा, ये लिखा हुआ नहीं है, वैसे वो है एंड इसका इसी तरह का था। क्वेश्चन, व्हाट डिड द गोट डू, लोमड़ी ने क्या किया? लोमड़ी ने कुएं में छलांग लगा दी, ठीक है। इसके नीचे आंसर दिए हुए हैं। द गोट लुक्ड इनटू द वेल, लोमड़ी ने लोमड़ी कह रहा हूँ, बकरी ने कुएं में झांका। व्हाट डिड द गोट डू, बकरी ने क्या किया? द गोट लुक्ड इनटू द वेल, बकरी ने कुएं में झांका। व्हाट डिड द फॉक्स से इन रिप्लाई, जवाब में लोमड़ ने क्या कहा? लोमड़ ने कहा, द फॉक्स सेड इन रिप्लाई, आई एम एंजॉयिंग अ स्विम एज इट इज वेरी प्लेजेंट डाउन हियर, मैं तो नहा रहा हूँ, खुशियां मना रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड टू द थर्स्टी फॉक्स, प्यासे लूमड़ को क्या हुआ? ये क्वेश्चन इन्होंने आगे पीछे करके दे दिया। द थर्स्टी फॉक्स स्लिप्ड, प्यासा लूमड़ जो है उसका पाँव फिसला, एंड फेल इनटू द वेल, कुएं में गिर गया। Why did the goat jump into the well, बकरी ने कुएं में क्यों छलांग लगाई थी? बकरी बेवकूफ थी और उसको प्यास लगी थी। The goat jumped into the well as she was taken in, बकरी जो है धोखा खा गई थी, ठीक है। She was taken in, उसको धोखा हो गया था, इसलिए उसने छलांग लगा दी थी। By the cunning fox, चालाक लूमड़ से धोखा खा गई थी। बकरी ने कुएं में छलांग लगा दी क्योंकि वो चालाक लूमड़ से धोखा खा गई थी। Who passed by the well just then, उसी लम्हे कौन पास से गुजरा? बकरी गुजरी थी। A goat passed by the well just then, उसी लम्हे जब वो लूमड़ जो है पानी में गिरा था। अच्छा जी, आगे ट्रांसलेशन आ गई। ट्रांसलेट एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, कोई से पांच जो हैं उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं, यस प्लस वन टाइप सेंटेंस होते हैं, हम पढ़ते हैं।
वी रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे। बूंदाबांदी हो रही है, ठीक है, बूंदाबांदी होती है, ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग। उसके बाद है हमने दावत कबूल कर ली है, हमने कबूल कर ली है, वी हैव एक्सेप्टेड दावत द इनविटेशन। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, पुलिस ने पकड़ा है, द पुलिस हैव, रंगे हाथों नहीं पकड़ा है, द पुलिस हैव नॉट caught हिम रेड हैंडेड। पुलिस ने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है। वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। इसको जरा ठीक कर लें, वो 1982 से इस मकान में रहता रहा है। रह के बाद तेरे ता लगा लें, ठीक है। ता रहा है एंड में ये साउंड आनी चाहिए। जब से आ जाता है तो एंड में ता रहा, तीर ही, तेरे, ये वाली साउंड आनी चाहिए। तो वो रहता रहा है, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1982। दांत सुबह को साफ किए जाते हैं, दांत साफ किए जाते हैं। टीथ आर क्लीन्ड सुबह के वक्त इन द मॉर्निंग। तुमने अपना वादा पूरा ना किया, तुमने पूरा ना किया। यू डिड नॉट कीप योर प्रॉमिस, अपना वादा, ठीक है। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, चपरासी नहीं बजा रहा था। द पियन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, घंटी। आगे है, अगर आप ये नहीं लिख सकते, ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं उर्दू से इंग्लिश में, तो फिर आप एक पैराग्राफ लिखें। राइट 10 sentences अबाउट फैशन, फैशन पर 10 सेंटेंस, क्योंकि हमने ट्रांसलेशन कर दिया और ज़्यादातर स्टूडेंट उर्दू से इंग्लिश ही करेंगे। अब आते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की तरफ। अच्छा, ये जो है, कितने दे दिए भाई, 5 दे दिए। तो पैसे एक्टिव पैसिव का मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म यूज की गई हो, ठीक है, पहली फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के यूज की गई हो, यानी एस प्लस वन टाइप सेंटेंस हो, तो हम पैसिव वॉइस करते वक्त इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्म को तीसरी कर देते हैं। और अगर पहली फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ हो, जैसे विल गो, कैन गो वगैरह इस तरह से हो, तो फिर हम बी का इजाफा करके फॉर्म तीसरी कर देते हैं, यानी कैन गो। तो कैन गो तो नहीं हो सकता, कैन राइट, तो इसको कैन बी रिटर्न कर देंगे, ठीक है। विल राइट को विल बी रिटर्न कर देंगे, इस तरह से होगा। तो ये भी पता, अगर पहली फॉर्म शुरू में आ जाए तो फिर लेट का इस्तेमाल होगा और बी का इस्तेमाल होगा। और क्या था भाई, अगर सब्जेक्ट के साथ अगर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई हो, किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई हो, तो आप बार बार इस्तेमाल करके फॉर्म तीसरी कर देंगे। अगर हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल किया गया हो, तो आप बिन लगा के फॉर्म तीसरी कर देंगे। हैज होता है हैज बिन कर देंगे, हैव होता है बिन, और हैड होता है हैड बिन, ठीक है, और फॉर्म तीसरी कर देंगे। और क्या था भाई, हु को इंग फॉर्म अगर इस्तेमाल की गई हो, ठीक है, और उससे पहले इज, एम, आर, बात पर बी, बिन हो, तो फिर अब बीइंग लगा के फॉर्म तीसरी कर देंगे। और हु जो है उसको बाय होम में तब्दील कर देंगे। ये 6 बातें याद रखिएगा। तो अभी मैं इसको साथ साथ बताता भी जाऊंगा। द पिक्चर इज मेड, जब एक्टिवाइज कौन सा होता है, पैसिवाइज का, हमें कैसे पता चलेगा हमने पैसिवाइज करना है या एक्टिवाइज करना है। देखिए, पैसिवाइज फिक्र की दो निशानी है। एक ये है कि इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, इनके साथ अगर थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इनके साथ एक फॉर्म आनी चाहिए, अगर थर्ड फॉर्म है तो समझ है कि ये पैसिवाइज है। दूसरी निशानी है कि अगर सेंटेंस में बीइंग का वर्ड इस्तेमाल किया गया हो, समझते हैं वो भी पैसिवाइज है। तो चूंकि यहाँ पे इज के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिवाइज है, तो मैंने एक्टिवाइज करना है, इसका मतलब मैंने इसको काट देना है, इसको काटूंगा तो फिर पहली फॉर्म यूज करूंगा, ठीक है। तो दी बॉय पहले आ जाएगा, द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय। लड़का, तस्वीर लड़के से बनाई जाती है, मतलब लड़का तस्वीर बनाता है। द बॉय मेक्स द पिक्चर। एक और आसान तरीका यह है कि अगर आप उर्दू कर लें आसानी से, उर्दू को फिर सेंटेंस पढ़ें और उसको उर्दू में ही एक्टिवाइज या पैसिवाइज में चेंज करके इंग्लिश कर दें। तो यहाँ पे इंक फॉर्म आई है, बीइंग आएगा जरूर, ठीक है। दे आर बाइंग द हाउस, दिस हाउस, दिस हाउस, ये इज है हमारा, आपस में चेंज हो जाते हैं। एक हाउस है, मैं आर नहीं लिख सकता, इज लिख दिया। दिस हाउस इज, आगे बीइंग बॉट, इंक फॉर्म
की जगह बीइंग आ गया, और बाई की तीसरी फॉर्म बॉट हो गई। दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम, दे का बाय देम हो गया। आगे द डॉग हैज नॉट बीन, हैज बीन आ गया, और तीसरी फॉर्म आ गई, ये पैसिव वॉइस है। द डॉग हैज नॉट बीन बीटन बाय हर, कुत्ता उससे नहीं मारा गया है, यानी उसने कुत्ते को नहीं मारा है। शी हैज नॉट बीटन द डॉग। वाई इज ही मैंडिंग, मैंने यहाँ पे बिन काटा था, तो इसलिए तीसरी फॉर्म ही रहेगी, ठीक है कि नहीं। जब एक्टिव से पैसिव करते हैं तो हम एक हेल्पिंग वर्ब ज्यादा कर देते हैं, और पैसिव से एक्टिव करना हो तो एक हेल्पिंग वर्ब काट देते हैं। अच्छा, वाई इज ही मैंडिंग चेयर, वाई जो है अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इज एम आर भी रहेगा अपनी जगह पे। एक वर्ड जो है वो ज्यादा होगा, बीइंग, बीइंग हम ज्यादा ही करेंगे और फॉर्म तीसरी कर देंगे। वाई इज ही मैंडिंग चेयर, वो चेयर की क्यों मरम्मत कर रहा है, तो चेयर की मरम्मत क्यों की जा रही है उससे। Why is the chair being commanded by him? आगे he will give you a box of chocolates, वो आपको चॉकलेट्स का एक डब्बा देगा। मैंने आपका सब, यानी पहली फॉर्म हेल्पिंग के साथ है, तो बी का इस्तेमाल होगा, विल को विल भी कर देंगे और फॉर्म तीसरी हो जाएगी। he will give you a box of chocolates, वो आपको चॉकलेट का एक डब्बा देगा, आपको दिया जाएगा एक डब्बा चॉकलेट्स का उससे। तो you will be given a box of chocolates by him। लें जी, ये आपका एक पेपर मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है यू विल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल, और आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ये जो है इसके लिए जो है ग्रुप 2 की वीडियो मैं जल्द बना के वो भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।